वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, हाउ टू फाइंड ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। नाउ मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करा था जहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंटेंट समझाया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग का इंटेंट क्या है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफस्टाइल में स्विंग ट्रेडिंग का इंटेंट क्या है एंड पोजिशनल ट्रेडिंग का इंटेंट क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारा कैपिटल कम है तो हम स्विंग ट्रेडिंग ना करें। लेकिन ये एक बहुत ही गलत मेंटालिटी है। आपको इसे इम्प्रूव करना होगा। आपका कैपिटल कम हो ज़्यादा हो डजेंट मैटर। आप स्विंग ट्रेडिंग एटलीस्ट बाय साइड में आप कर ही सकते हैं कैश मार्केट में, और आपको करनी चाहिए। क्योंकि एक तो आपको मार्केट का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें किस प्रकार से ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, आपको वो समझ में आएगा। और स्विंग ट्रेडिंग को, प्रॉफिट्स को आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कहाँ कहाँ यूज करना है आपको वो समझ में आएगा। सो इंट्राडे भी हमें करना है, स्विंग भी हमें करना है, और पोजिशनल भी हमें करना है। इन तीनों ट्रेडिंग्स में जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन क्योंकि इंटेंट का फर्क आ जाता है फ्रॉम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, इसलिए स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है उसके बिहेवियर में भी चेंज होता है। एक बिहेवियर जो पूरे प्राइस का चल रहा है वो चेंज होता है। और वही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और एनएचआरएस की कोई भी वीडियो को आप जब देखें तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे, और नोट्स बनाने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद वापस आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करिए, उन पर वर्कआउट करिए। आपको इंसाइट डेवलप करनी है। हम्म? किसी भी बिजनेस में आप हो, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। आप और भी किसी बिजनेस में चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स से यूज्ड सेल फोन्स आप बेचते हैं, राइट। सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स की आपकी शॉप है। तो आप जाकर देखेंगे कि जो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं जो ये काम करते हैं, उनको एक इंसाइट होता है। 50 लाख 60 लाख रुपए का जो पूरा लॉट आता है मोबाइल फोन्स का, वो अपने इंसाइट की वजह से, अपने उस बिजनेस सेंस की वजह से उसको परचेज करते हैं कि ठीक है, ये 60 लाख रुपए का लॉट है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। उन्हें मालूम है कि अंदर कोई फोन खराब होगा जो नहीं बिकेगा, कोई फोन सस्ते में बिकेगा, कोई फोन महंगे में बिकेगा। और वो पूरा का पूरा वो जो 60 लाख रुपए उन्होंने लगाया है उसका वो 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। तो ये होती है इनसाइट। अब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप वो इनसाइट कैसे डेवलप करेंगे? जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, जब आप उनको रिवाइज करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में बार बार अपने माइंड में सोचेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकली ट्रेड्स में इंप्लीमेंट करेंगे, वहां से आपकी इनसाइट डेवलप होनी चालू हो जाएगी। ओके। तो जो सूत्रास हैं वो मैं आपको आज यहाँ पे दूंगा। ब्रेकआउट स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। ओके। नाउ जब हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रेकआउट की जब कोई भी अगर ब्रेकआउट की बात करेगा तो वो साथ साथ एक और स्ट्रक्चर की बात करेगा, दैट इज रेंज। सो रेंज एंड ब्रेकआउट आर टुगेदर। अगर बाजार एक रेंज में है तो वो उस रेंज से बाहर कैसे निकलेगा? ब्रेकआउट से निकलेगा, राइट। ओके, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि ब्रेकआउट होगा, सो वो रेंज के बाद ही होगा या रिट्रेसमेंट पे होगा। लेकिन अभी रिट्रेसमेंट में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज रिट्रेसमेंट इज अगेन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, एंड रेंज जो है वो आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे। सो एक तरह का तरीके का ब्रेकआउट होता है विच इज अ रिट्रेसमेंट बेस्ड ब्रेकआउट। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ,
ओके, बट यहाँ पे मार्केट स्टिल एक ट्रेंड में है। तो इन ब्रेकआउट्स को हम स्टॉक सिलेक्शन के लिए उस तरह से यूज नहीं करेंगे जिस तरह से हम रेंज ब्रेकआउट को यूज करेंगे। रेंज ब्रेकआउट कैसे होता है? ये यहाँ मार्केट एक रेंज में है एंड देन फाइनली ये एक ब्रेकआउट है। तो अभी हम इस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, ओके, जो एक रेंज बेस्ड मार्केट में होता है। सो हम ये जानते हैं दैट रेंज एंड ब्रेकआउट आर टुगेदर। अगर रेंज होगी तो ब्रेकआउट होगा, तभी मार्केट उस रेंज से बाहर निकलेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस सवाल के बारे में सोचिएगा। व्हाट इज द बिहेवियर इंटेंट what is the behavior of buyers and sellers in a range? What is the behavior of buyers and sellers in a range? रेंज के अंदर बायर और सेलर का जनरल बिहेवियर क्या है? जब तक इस सवाल को आप पॉज करके सोचेंगे नहीं, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये सिंगल कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स लाके दे सकता है। आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद होगी जो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स और एक बहुत अच्छे लेवल का प्रॉफिट कमा के देंगे, क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूशनल इंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि आप इस सवाल का जवाब सोचें। अब वीडियो को पॉज करके सोचें कि एक रेंज के अंदर जो बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर है वो किस प्रकार से होता है, क्या हो रहा है वहां पे। ओके, सो पॉज करके सोचिए एंड मैं यहाँ पे आपको आंसर देता हूँ इसका। बायर नोज that he need to buy at support. Seller knows that he need to sell at resistance. Okay. रेंज के अंदर यही होता है, बायर को पता होता है कि मुझे सपोर्ट पर बाय करना है, सेलर को पता होता है मुझे रेजिस्टेंस पे सेल करना है। दैट इज अ रेंज। सो ये बायर और सेलर का बिहेवियर है रेंज के अंदर। ओके, कीवर्ड यहां पे जो है दैट इज नोज। दिस इज द कीवर्ड। इस कीवर्ड को हमको समझना है। आई थिंक ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। okay. चलिए कोई बात नहीं। सो बायर और सेलर को पता है कि रेंज के अंदर मुझे सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। और मैंने आपको बताया दैट नोज इज द कीवर्ड ओवर हियर। पता है। मैं इस चीज को 3 बार और रिपीट करूंगा ताकि आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। बायर और सेलर को पता है कि मुझे सपोर्ट पे बाय करना है, मुझे रेजिस्टेंस पे सेल करना है। बायर और सेलर को पता है मुझे सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। बायर और सेलर को पता है कि मुझे सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब ध्यान दीजिए, मेरे इस 3 बार रिपीट करने से शायद आप इस नोज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको मुझे पता है कि हमें एक पर्टिकुलर सिनारियो में कैसे बिहेव करना है, तो हम कंफर्टेबली वैसे ही बिहेव करेंगे। हमारे बिहेवियर में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए जहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मैं कुछ करना चाह रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, तो हमारे बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी आपको दिखेगी। अब एक रेंज के अंदर क्या होता है, एक रेंज के अंदर देर इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मल बिहेवियर है कि भाई सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। देखिए कितना नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे सेल किया, सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे सेल किया। एवरीथिंग इज सो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब मैं इसका ब्रेकआउट करूंगा ना, देन देर देर विल बी एबनॉर्मेलिटी। क्योंकि मैं पैसा इसके कंटिन्यूएशन में भी कमा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मंथली टाइम फ्रेम पे रेंजेस में है और सालों से वो उस रेंज में, एंड पीपल आर मेकिंग मनी, दे आर बाइंग एट सपोर्ट, दे आर सेलिंग एट रेजिस्टेंस। तो ये जो एक सिंपल तरीका चलता हुआ आ रहा है, इसको जब मैं ब्रेकआउट करूंगा, देन दैट इज एन एबनॉर्मल थिंग। और जहां पे एबनॉर्मैलिटी आती है, वहां पे देर इनिशियल लेवल पे देर इज अ कंफ्यूजन। तभी आप देखेंगे कि बहुत बार जैसे ब्रेकआउट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। ओके, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मार्केट एक कंफ्यूज स्टेट में काम करना चालू करता है। एकदम से ब्रेकआउट करके अंदर आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर ब्रेकआउट वाले लेवल के आसपास थोड़ा सा एक्शन होगा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, क्योंकि हम जो एक नॉर्मेलिटी का बिहेवियर है उससे हम बाहर जा रहे हैं। ओके, मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, देन देयर इज अ कंफ्यूजन। तो जहां जहां नॉर्मेलिटी से आप बाहर जाओगे, देयर विल बी कंफ्यूजन। ओके, ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, अब मैं नॉर्मेलिटी से बाहर क्यों जाना चाहूंगा? इफ आई एम मेकिंग मनी इन दिस रेंज, तो मैं इस रेंज से बाहर क्यों जाना चाहूंगा? सिंपल सा इसका आंसर है, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 20% कमा रहे हैं, लेट्स से 20% आप कमा रहे हैं, और मैं आपको एक ऑप्शन दे दूं दूसरे प्रोडक्ट का जहां पे आप 50% कमा सकते हो, तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आप कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना चाहोगे? जहां 20% कमा रहे हो या जहां 50% कमा सकते हो? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, देन डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को चूज करेंगे जहां पे आप 50% कमा सकते हैं। नो डाउट, आप ये जो 20% का काम है, ये 6 महीने से आप करते आ रहे हैं, 6 महीने से आपको 20% मिल रहा है। लेकिन अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले 3 महीने तक 50% भी कमाया जा सकता है। आपको बस ये 20% को छोड़ना होगा और आपको 50% मिलेगा। तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पे आप 50% कमा सकते हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। अब इस 50% को कमाने के लिए ये 20% जो हम बाय सेल बाय सेल बाय सेल खेल रहे हैं रेंज में, इससे हमको हटना पड़ेगा। और इससे जब हम हटेंगे, देन देयर विल बी एन एबनॉर्मैलिटी। तो जब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें 20% को छोड़ के 50% कमाना है, तो हमारे बिहेवियर में देयर विल बी एन एबनॉर्मैलिटी। मैं आपको लाइव मार्केट सिनेरियो से समझाता हूं जिससे आप रिलेट कर पाए। मैं एक प्रोडक्ट में 20% कमा रहा हूं जो मैं एक सप्लायर से खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस सप्लायर को बोलूंगा कि भैया आप मुझे 5 पेटी भेजते हो प्रोडक्ट की, यार इस बार 5 पेटी मत भेजना, 3 ही पेटी भेजना। तो अब मैं 6 महीने से हर महीने उससे 5 पेटी मंगवा रहा हूँ।
अब जब ये 50% वाली अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने क्या बोला, यार 5 पेटी मत भेजना, 3 पेटी भेज देना। तो क्या ये अब नॉर्मल बिहेवियर हुआ? हुआ, करेक्ट। फिर मैंने उसको अगले महीने बोला, यार इस बार 3 पेटी भी मत भेजना, इस बार एक काम करो, तुम एक ही पेटी भेजो। तो फिर से ये अब नॉर्मल बिहेवियर हो गया कि भाई जो व्यक्ति लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहा था, अब वो कम क्यों करता जा रहा है? ये नॉर्मल तो नहीं है। वो सप्लायर भी पूछेगा, सर क्या हो गया, आप कम मंगवा रहे हैं, है ना। तो ये एक नॉर्मल मार्केट में इस तरह से आप समझ सकते हैं, ओके, रिलेट कर सकते हैं। ना फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है, यही सेम बिहेवियर आपको चार्ट्स में दिखता है। सेम सेम बिहेवियर, सेम बिहेवियर कैसे दिखता है, आइए उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, सो ब्रेकआउट स्टॉक्स या तो बाय साइड में हो सकते हैं या तो वो सेल साइड में हो सकते हैं, करेक्ट। और दोनों ही ब्रेकआउट्स में हम ट्रेड करेंगे। सेल साइड के जो स्टॉक्स हैं वो आप फ्यूचर्स में उनको ट्रेड कर सकते हैं, बाय साइड के जो स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर्स और कैश दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। सो जो बिगिनर्स हैं, जिनका कैपिटल कम है, बाय साइड के स्टॉक्स ट्रेड करिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी दिखेगी, यही आइडेंटिफाई करना है कि किसके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी है, किसके बिहेवियर में विजिबल एबनॉर्मेलिटी आपको दिख रही है, क्लियर आपको एक एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, किन किन स्टॉक्स में फ्रॉम द सेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक सेक्टर को पकड़ लिया और उन सेक्टर्स के जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं हम उनको देखना चालू करेंगे, हम उनको ऑब्जर्व करना चालू करेंगे और हम ये देखेंगे कि बायर में एबनॉर्मेलिटी है या सेलर में एबनॉर्मेलिटी है। सो अगेन मैं यहां पे रूल्स लिख रहा हूं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आप सेक्टर्स को पकड़ लीजिए, हर सेक्टर को स्टडी करिए, फाइंड आउट मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन अ सेक्टर। और ये आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपने जैसे रियलिटी सेक्टर को लिया, रियलिटी सेक्टर में सबसे पहले देखिए ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जिसमें एफएनडो होता है, वो स्टॉक्स एक्टिव स्टॉक्स कहलाएंगे, ओके। और भी मेथड्स हैं, वो आगे किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आपने स्टॉक को तो आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे मैंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इसको आइडेंटिफाई करा था, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट भी तो आइडेंटिफाई करना है कि मैं ब्रेकआउट किस डायरेक्शन का ट्रेड करूंगा, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट will depend upon the abnormality of behavior of buyer or sellers. ठीक है, सो बार बार बिहेवियर की स्पेलिंग गलत हो रही है, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड आउट द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन अ सेक्टर। सारे स्टॉक्स को आपको, सारे सेक्टर्स को आपको स्टडी करना है। देन डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट विल डिपेंड अपॉन द एबनॉर्मलिटी ऑफ बायर और सेलर्स बिहेवियर। अब थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एबनॉर्मैलिटी जो आप देख रहे हो, जो एबनॉर्मैलिटी आप देख रहे हो, वो एबनॉर्मैलिटी उस प्लेयर में होनी चाहिए जो ब्रेकआउट करेगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ओके। एबनॉर्मैलिटी वाली साइड के ब्रेकआउट पे ट्रेड हमको लेना है, नॉर्मैलिटी वाले पे नहीं। वी विल ट्रेड on the side of the player
who is showing abnormal behavior। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ही तो पूरा क्रक्स है इस वीडियो का और इस पूरे कॉन्सेप्ट का। हम उस प्लेयर के साइड पे ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा था। अब समझिए ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो नॉर्मल बिहेवियर वाला है वो तो 20% पे काम कर रहा है ना, उसके सामने तो अपॉर्चुनिटी नहीं आई। देखिए गाइस, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद डेस्टिनी ये नहीं चाहती कि आप ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचे, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं। मैं अगर नॉर्मली माल मंगवा रहा हूं 5 पेटी 20% पे मैं काम कर रहा हूं तो मेरा बिहेवियर तो नॉर्मल रहेगा ना। लेकिन जो व्यक्ति 5 पेटी से 3 पेटी पे आ गया, 3 पेटी से 1 पेटी पे आ गया, वो कहीं ना कहीं कुछ और उसके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, तभी उसने 20% वाले बिजनेस को छोड़ दिया, वो 50% वाले बिजनेस पे आ गया। इसलिए वो माल कम कर रहा है, इसलिए उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है। यानी कि उसे कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। और बाजार में अगर किसी को कुछ पता है जो किसी और को नहीं पता, तो वो सीधा सीधा ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। उसे कोई एक ऐसा स्टॉक पता है जहां पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी हो। तो जो प्लेयर एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है उसे यह मालूम है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ब्रेकआउट के बाद देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, इसलिए वो एबनॉर्मल, इसलिए वो मार्केट को रेंज में नहीं रखना चाह रहा। नहीं तो वो रेंज में रख के पैसा कमा सकता है, अपना 20% कमा सकता है। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि एबनॉर्मल बिहेवियर कौन सा प्लेयर दिखा रहा है और नॉर्मल बिहेवियर कौन सा प्लेयर दिखा रहा है। अब इस एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया था इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, और इससे आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। नाउ HDFC लाइफ इंश्योरेंस में दिस वाज अ स्विंग ट्रेड, और इसको मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही लिया था। आप देखेंगे कि सेलर कंपेयर टू बायर इज मोर नॉर्मल। बायर में आप देखिए एबनॉर्मल बिहेवियर किस प्रकार से दिख रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देख सकते हैं आप। अपर विक्स, और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के अपर विक्स। जैसे एक तो होता है कॉन्टेक्स्ट में कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे एक हैमर है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका। फिर यहाँ से ऊपर चला, यहाँ पे आप देखिए कि अपर विक यहाँ पे आ रही है, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड इज नॉट दी अप ट्रेंड। मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ओके, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हम मान सकते हैं। ओके, बट इतने सारे अपर विक्स के बाद ब्रेकआउट क्यों हुआ? अपर विक्स का सिग्नल क्या है? दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि यहाँ पे सेल ऑर्डर्स है। यहाँ पे ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर जाता है, और आप ब्रेकआउट देखिए कैसे हुआ, वेरी वीक ब्रेकआउट। ओके, तो ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि आपको एबनॉर्मैलिटी किस प्रकार से देखनी है बाजार में। और आई होप आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। नाउ अब आप सेलर्स का बिहेवियर देखिए। अगर बायर और सेलर दोनों का ही एबनॉर्मल बिहेवियर है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, हमें वहां पे कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी विजिबल नहीं होगी। लेकिन यहां पे अगर आप सेलर्स का बिहेवियर देखेंगे तो देखिए कितना नॉर्मल बिहेवियर है। राइट, मार्केट नीचे आया, रिट्रेस, नीचे आया, रिट्रेस, नीचे आया, रेंज। तो ये बाजार जो है ये पूरा एक ट्रेंड में मूव कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर। मतलब ये वो प्लेयर है जो 20% में काम करना चाहता है, और बायर वो प्लेयर है जिसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये 20% से निकल के जो 50% की अपॉर्चुनिटी है, मैं उसका कैसे मैं यूज करूं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
हमें ये पता चल गया है कि बायर को कुछ ऐसा पता है जो 50% दे सकता है, जो सेलर को नहीं मालूम। तो हम यहां बाय साइड के ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे इन दिस स्टॉक। सो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको मैं मार्क कर दूंगा, इस लेवल को, प्रॉब्ली इस लेवल को मैं मार्क कर दूंगा, और इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा अलर्ट रहूंगा क्योंकि यहां से रिएक्शंस हो सकते हैं। ओके, अब जैसे ही बाय साइड का ब्रेकआउट यहां पर होगा, ओके, मैं यहां पे ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेड। ये पॉइंट है, दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड। ओके, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर गया। सो मेरे लिए ये ट्रेड इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक मैंने शायद इसको इस कैंडल पे या इस कैंडल पे बाय किया था। ओके, स्टॉप लॉस 590 के लेवल का, और इस लेवल से यहाँ पे 603 के लेवल से थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, दैट्स इट बस। और ये रिएक्शन यहीं से हो रहा है बेसिकली, 603 के लेवल का ये रिएक्शन। लेकिन हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप वॉल्यूम का यूज भी कर सकते हैं, या इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों कैंडल अपने आप में दिखा रहे हैं दैट देयर इज डेस्परेशन फॉर दिस ब्रेकआउट। बायर को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब देखिए यहाँ पे रिसर्च हमने और भी करी थी कि इसी पॉइंट से बायर ने वो अपॉर्चुनिटी क्यों ट्रिगर करी। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि बायर को चांस मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बायर ढूंढ रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा। और इस लेवल से उसको समझ में आने लगा, इस मार्केट से समझ में आने लगा, मार्केट नीचे गया। ओके, बायर को बेटर प्राइस मिला, एंड इसके बाद ब्रेकआउट हो गया। सो इस तरह के ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो काफी बढ़िया ट्रेड था ये, ऑलमोस्ट आई थिंक हमने इसको थिंक अराउंड 640 के आसपास इसको एग्जिट करा था। 640 और 641 इस लेवल के आसपास इसको हमने एग्जिट करा था। राइट। ओके, सो मैं रिवाइज करता हूँ फिर से। सेक्टर्स को देखिए, सेक्टर्स में से एक्टिव स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए, और उसमें फिर नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को देखने की प्रैक्टिस करिए। जो बिगिनर्स हैं आप कैश में ही काम करिए, और जो थोड़ा सा एक्टिवली ट्रेड करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आप एफ एंड ओ स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्टिव स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन हमको एफ एन ओ से करना है कि एफ एन ओ में उस सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। और मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि पहले कैश मार्केट में बाय साइड का ट्रेड आप करिए, वो ज्यादा सही होता है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसमें जो मैंने आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताए हैं वो आपने नोट डाउन करे हैं, और आप उन पर विचार करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, और एक इनसाइट डेवलप करने का प्रयास आप करेंगे। ओके, एंड बहुत जल्दी जो हमारी वेबसाइट है वो भी तैयार हो रही है। तो ये जो भी गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो वहाँ पे आपको वेबसाइट में हर वीडियो के क्या गोल्डन पॉइंट्स हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैंने डेवलपर को बताया है, तो वो वैसा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा इस वीडियो में ये गोल्डन पॉइंट्स बताया था। और यही सेम स्ट्रक्चर जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, उसमें जो आपको कोर्स दिया जाता है उसमें भी यही सेम स्ट्रक्चर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हम वेबसाइट में कर रहे हैं। वेबसाइट जनरल पब्लिक के लिए है, सब्सक्राइबर्स के लिए है, और जो
हम हमारे एलएमएस में जो स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हर वीडियो का क्या गोल्डन पॉइंट है वो सामने आपके लिखते हुए आ जाएगा, वो हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको अपडेट दूंगा जब ये रेडी हो जाए। तो गाइस प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आप अपने इनपुट्स मुझे मेल कर सकते हैं। येस आई नो कि मैं मेल्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा समझना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल का जवाब भी मैं समय पे नहीं दे पाता हूँ क्योंकि शेड्यूल ऐसा रहता है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली आपके ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने करा भी है। तो अपने इनपुट्स आप शेयर करिएगा, अपने चार्ट्स भेजिएगा कि आपने कहाँ नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली सेंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखिए कि आपकी ट्रेडिंग कितनी चेंज होती है। ओके, ऑल द बेस्ट।